क्या एनडीटीवी में कोई क्रांति हो रही है? क्योंकि एनडीटीवी से बीते कुछ दिनों में कई पत्रकारों ने वहाँ से रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया है। आप जानते हैं रवीश बाबू तो पहले ही जा चुके हैं, उसके अलावा कई और बड़े पत्रकार वहाँ से जो थे वो धीरे धीरे करके इस्तीफे दे रहे हैं। अभी जो है वहाँ की एक और महिला पत्रकार जो है सारा जैकब, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे में जो कुछ लिखा और इसके पहले जिन पत्रकारों ने वहाँ से इस्तीफा दिया, उससे ऐसा लग रहा है कि एनडीटीवी के पत्रकार जो हैं वो देश में कोई क्रांति करने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। और क्योंकि एनडीटीवी जो है वो बिक गया, सरकार के घुटनों में गिर गया, इसलिए जो है ये सब लोग क्रांति करने के लिए जो है सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। एनडीटीवी से इस्तीफे क्यों हो रहे हैं आप जानते हैं? एनडीटीवी जो है वो दरअसल अडानी ने खरीद लिया। अब अडानी का चैनल है तो वो चैनल अपनी मर्जी से चलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इस चैनल की जो डील हुई, अडानी के पीछे मोदी हैं और मोदी ने चैनल खरीद लिया और मोदी जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जो हैं जो जर्नलिस्ट इस्तीफा दे रहे हैं वो जो हैं वो दरअसल बड़े क्रांति करने के लिए, और वो क्योंकि देश में पत्रकारिता नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। एनडीटीवी में पत्रकारिता नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ऐसी तमाम बातें सोशल मीडिया में और मीडिया में सुनाई देती है। और जैसा मैंने कहा कि ये क्रांति कर रहे हैं, ये क्रांति व्रांति नहीं कर रहे। और एनडीटीवी, ठीक है, एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, इसलिए खरीदा क्योंकि एनडीटीवी घाटे में चल रहा था। एनडीटीवी ने एक बड़ा लोन लिया था, प्रणव राय ने लोन लिया था, उस लोन को वो चुका नहीं पा रहे थे, और उसके बाद उस लोन को चुका नहीं पा रहे थे, तो इसके कारण जो है एनडीटीवी बिक गया। अब आप अपने घर पर आप कल्पना कीजिए कि आप जो हैं आप खूब पार्टियां करते हैं, आप महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप विदेश दौरे करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक घर है, उस घर को आप गिरवी रख देते हैं। आप कहते हैं कि मुझे घर के बदले में 25 लाख रुपए दे दीजिए आप, और आपको कोई व्यक्ति घर के बदले में 25 लाख रुपए दे देता है, और आप वो 25 लाख रुपए से महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, विदेश दौरे करते हैं, खूब विदेशों में घूमते हैं, और उसके बाद जो कहते हैं कि नहीं मैं ये तो लोन ये नहीं चुका पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? अल्टीमेटली आपका घर बिक जाएगा। एनडीटीवी की भी यही कहानी है। उसने एक लोन लिया मार्केट से, लेकिन लोन के बावजूद वो एनडीटीवी उस लोन को उसका कर्जा बढ़ता जा रहा था, चैनल घाटे में था और अल्टीमेटली बिक गया। अब जो नया मालिक है चैनल का, अब वो उसने चैनल इसलिए नहीं खरीदा कि वो भी घाटे में चलाता रहे। कोई भी मालिक कोई चैनल खरीदता है, कोई चीज़ खरीदेगा तो उसको प्रॉफिट में लेना चाहेगा। तो उसको अगर लगता है कि ये जो मेरे साथ जो पुरानी टीम थी ये रिजल्ट नहीं दे पा रही है, ये चैनल को प्रॉफिट में नहीं ला पा रही है, तो वो उन चैनल्स के लोगों को उसी तरह से काम नहीं करने देगा। वो कहेगा कि आप अपना काम करने का तरीका बदलिए, ताकि ये जो चैनल लॉस में जा रहा है ये प्रॉफिट में आए। और ऐसे में अगर आप सोचें कि आप कहें कि नहीं जी मैं तो उसी तरह से करूँगा, तो फिर तो भाई मालिक है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। वो आपको महीने के 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप पे खर्च कर रहा है, इसलिए नहीं खर्च कर रहा कि आप उसका चैनल बैठा दो, बल्कि इसलिए खर्च कर रहा है कि आप उसके चैनल में जो पैसा लग रहा है उसको प्रॉफिट दे सको। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो लोग पत्रकार ये जो बड़ा कहते हैं कि बड़ी क्रांति सी कर रहे हैं, ये देखिए क्रांति व्रांति कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और मैं हमेशा कहता हूँ, एनडीटीवी पहले ही बिका हुआ था, अब नहीं बिका है। वो पहले किसी और के हाथों बिका था, किसी और तरीके से बिका था, आज वो है एक अलग तरीके से अडानी के हाथ में चला गया। एनडीटीवी पहले भी बिका हुआ चैनल था। मैंने पहले भी इस बात को लेकर, मेरे पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मैंने कई जगह इसको लेकर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। ये एनडीटीवी बनने की कहानी भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। और एनडीटीवी मैं मानता हूँ कि देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा गोदी मीडिया है, क्योंकि वो केंद्र सरकार की गोदी में बैठकर ही पला बढ़ा। एनडीटीवी कैसे खड़ा हुआ? पहले दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम करता था एनडीटीवी, धीरे धीरे उसने वहाँ से जो है क्या कुछ कारस्तानियाँ की, वो आप सोशल मीडिया पे जाइए आपको जानकारी मिल जाएगी। इसको लेकर सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया गया। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएंगी, बाकी जगह मिल जाएंगी आपको। तो ये एनडीटीवी कैसे घपले करके सरकार से स्पेशल असिस्टेंट लेकर, सरकार से सारे पैसे लेकर, सरकार से एक्स्ट्रा जो है सरकार की नजर इनायत से धीरे धीरे चैनल बन गया। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार से
उनकी नजर इनायत से आप अगर चैनल खड़ा कर लोगे तो आप उसके खिलाफ जाके काम नहीं कर सकते। ये ऐसा होता है। तो आपने दरअसल क्या किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनडीटीवी पहले ही बिका हुआ था, पहले ही वो एक एजेंडा पत्रकारिता करता था। हालांकि मैं बड़ा साफ कर दूं, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, एनडीटीवी की जो पत्रकारिता है उसमें जो ठहराव था, उसमें जो कुछ दिखता था और जिस तरह का उनका पूरा प्रेजेंटेशन था, वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन उसके पीछे एक एजेंडा पत्रकारिता हमेशा दिखती रही। एजेंडा पत्रकारिता कैसे दिखती रही, वो उसको लेकर भी मैं कई सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं आपको 2-3 अपने अनुभव के आधार पर कुछ घटनाएं ज़रूर बताता हूँ। एनडीटीवी का एक काम करने का एक तरीका था। वो क्या करता था, बड़े अधिकारियों के, बड़े नेताओं के जो बच्चे थे उनको वो अपने यहाँ नौकरी दे देता था और लाखों रुपए की सैलरी देता था। ऐसे लोग जो भारत के नीति निर्धारक जगहों पर बैठे हैं, जिनके हाथ में देश का कंट्रोल है, लुटियंस मीडिया का, जो लुटियंस जोन जो है, यानी सरकार में सत्ता में बैठे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो उनके बच्चों को बहुत मोटी सैलरी में अपने यहाँ रख लेता था। ये एनडीटीवी का ट्रेड जो सीक्रेट है वो आपको बता रहा हूँ। उससे क्या होता था, उससे एनडीटीवी को हर जगह एक्सेस मिल जाती थी और उस एक्सेस के कारण वो अपनी दुकान को आगे चलाता था। अब उसने अगर किसी बड़े नेता के बच्चे, कांग्रेस के जितने बड़े नेताओं के बच्चे रहे या फिर योजना आयोग में या ऐसी जगह पे जो टॉप पे लोग बैठे रहे, उनके जो बच्चे थे, उनके बच्चों को सीधा 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए की सैलरी में रख लिया और उसके बाद धीरे धीरे उनको ट्रेंड किया। ये एनडीटीवी करता रहा। मुझे आज भी याद है जब देश में जो है आज के कई साल पहले इंद्रजीत गुप्त देश के गृह मंत्री थे। अब जब इस तरह से वो लोगों को लेता था जिनको दरअसल जर्नलिज्म से कुछ लेना देना नहीं था, दरअसल जिनके कुछ आईक्यू लेवल भी नहीं था, उनको वो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में अधिकारी के बच्चे होने चाहिए, जिसके कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसकी पकड़ है सरकार में, बस ऐसे बच्चे चाहिए, उनको 2, 4, 5, 6 साल में ट्रेन कर देता था। ये उसका ट्रेड सीख। और इसके बारे में लोगों को जानकारी भी कैसे मिली कि एनडीटीवी किस तरह की भर्तियां करता है। इंद्रजीत गुप्त जो हैं वो एक जो है देश के गृह मंत्री थे, वो सीपीआई के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री थे। और एक खबर आई थी कई साल पहले जब वो इंद्रजीत गुप्त देश के गृह मंत्री थे, संसद भवन के सीढ़ियों पर खड़े होकर एक महिला पत्रकार जिसके हाथ में एनडीटीवी का माइक था, उसने इंद्रजीत गुप्त का इंटरव्यू किया। इंद्रजीत गुप्त से उन्होंने इंटरव्यू किया, उस महिला पत्रकार ने। और सारा इंटरव्यू करने के बाद उस महिला पत्रकार ने देश के उस वक्त के गृह मंत्री से पूछा इंटरव्यू के बाद कि सर आपका नाम क्या है। इंद्रजीत गुप्ता हैरान रह गए। उन्होंने कहा जी क्या? उन्होंने बोला सर आपका नाम क्या है, मैं आपको जानती नहीं, आपका इंटरव्यू तो मैंने। तो आप कल्पना कीजिए, देश के गृह मंत्री का संसद भवन में जाने वाले पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं और उसके बाद पूछ रहे हैं आप अपना नाम बता दीजिए। इसका मतलब उनको ये तक नहीं पता था कि जिनका इंटरव्यू कर रही हैं वो देश के गृह मंत्री, और देश के गृह मंत्री कौन है ये भी नहीं पता था। ये एनडीटीवी पर इस तरह से चीज़ें करता रहा क्योंकि उसके पास टीम बड़ी अच्छी थी, उसके पास एक विजन था, तो उसने वो धीरे धीरे लोगों को ट्रेंड करता रहा। पर भर्तियां किस तरह से होती थी ये मैंने आपको बताया। इसी तरह से एनडीटीवी के ऊपर कई सारे आरोप पहले भी लगते रहे, मैं आपको वो भी बता चुका हूँ। एनडीटीवी देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो राष्ट्रपति भवन को बुक करके अपने प्रोग्राम कर लेता था। आप सोचिए, राष्ट्रपति भवन को बुक करना मतलब, राष्ट्रपति भवन को बुक करना मतलब जैसे 5 स्टार होटल को बुक करते हैं आप, वैसे राष्ट्रपति भवन को बुक कर लेते हैं और वहाँ पर आप अपना प्राइवेट फंक्शन कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। लेकिन एनडीटीवी क्योंकि सत्ता में, जब कांग्रेस सरकार थी, सत्ता में उसकी इतनी गहरी पकड़ थी, कांग्रेस के साथ उसकी इतनी गहरी साठगांठ थी कि वो ये भी कर लेता था और इसीलिए उसको सब कुछ मिल जाता था। तो एनडीटीवी, इसलिए मैंने कहा कि वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज चैनल था, एक आइडियोलॉजी के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता था वो चैनल, और ये हर जगह दिखता है। एनडीटीवी पे कई और आरोप भी आपको मालूम है। एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं, बरखा दत्त का नाम सामने आया था नीरा राडिया केस में। एनडीटीवी के पत्रकार ये तय करते थे कि देश का मंत्री कौन, मंत्री के पास क्या डिपार्टमेंट होगा। मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम में आपको मालूम है नीरा राडिया केस में सब तथ्य सामने आए थे। तो आप सोचिए कि एनडीटीवी के पत्रकार यूपीए सरकार के दौर में, कांग्रेस रिजीम के दौर में इतने ताकतवर थे कि वो मंत्री तय करते थे
इतनी उनकी और कांग्रेस के बीच सांठ-गांठ रही, ऐसी जबरदस्त उनके बीच जो है सांठ-गांठ थी। मंत्री तय करते थे, बाकी सब चीज़ें तय करते थे, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में फ़ोन करते थे, चले जाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको कांग्रेस को लेकर, सरकार को लेकर कुछ भी कहने की छूट थी, बड़ी आज़ादी थी, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर संजय बारू की किताब पढ़िए। डॉक्टर संजय बारू जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइज़र है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और ये प्रणव राय के हवाले से लिखा है कि एक दिन प्रणव राय ने एनडीटीवी पे कोई खबर चला दी, और उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फ़ोन करके प्रणव राय को डांटा। और वो अपनी किताब में कुछ ऐसा लिखते हैं कि प्रणव राय ने कहा कि मुझे इस तरह से वो डांट रहे थे जैसे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, मैं कोई बच्चा हूँ। तो स्कूल के प्रिंसिपल की तरह उनको डांट भी पड़ती रही। तो ऐसा नहीं है कि एनडीटीवी बड़ा खुल के पत्रकारिता करता था। अब मैं आ जाता हूँ आज के प्रेजेंट सिनेरियो पर, जो जैसा मैंने कहा एनडीटीवी किस तरह से भर्तियाँ करता था। अब ये जो सारा जैकब है, इनकी कहानी चल रही है। अब ये सारा जैकब गई हैं। अब सारा जैकब जो है, ये कौन है? ये मोंटेक सिंह आलूवालिया, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, देश में बड़े पावरफुल जो है वो ब्यूरोक्रेट रहे, अर्थशास्त्री। मोंटेक सिंह आलूवालिया की पुत्र वधू हैं मोंटेक सिंह आलूवालिया की। और मोंटेक सिंह आलूवालिया के बेटे जो हैं, इनके जो पति हैं सारा जैकब के, वो जो हैं वो क्या करते थे, वो बाकायदा विदेश से पढ़ कर आए, और उसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ काम करे आप देखेंगे तो उनका बायोडाटा बताता है कि वो दिग्विजय सिंह की कंपनी में रहे, वो कांग्रेस के एक और नेता जो हैं उनकी कंपनी में रहे। तो इस तरह से सवाल ये उठता है कि आप जो हैं सत्ता में रहकर सारे सुख ले रहे हैं, और जब आपको ये सुख नहीं मिलते हैं तब आप कहते हैं कि हम पत्रकारिता नहीं कर पा रहे, इसलिए आप जा रहे हैं। क्योंकि एनडीटीवी में जब तक थे आप अपने सारे सुख ले रहे थे, उस सरकार में, यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में सारे मज़े ले रहे थे। अब आपको वो मज़े नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है पत्रकारिता का रोना रो रहे हैं। ये जो है डबल स्टैंडर्ड है। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई क्रांति व्रांति नहीं है। आप उतने ही पैसे, अगर आपको पत्रकारिता, और जैसे कुछ लोग कहते हैं प्रणव राय का चैनल बिक गया, बड़ा देश का नुकसान हो गया। प्रणव राय चैनल बेचकर कोई नुकसान में नहीं, उनको हज़ारों करोड़ रुपए मिले हैं, हज़ारों करोड़ रुपए। इतना पैसा उनको चैनल बेच करके मिला है जितने पैसे से प्रणव राय चाहें तो 2 चैनल आज भी शुरू कर सकते हैं एनडीटीवी के लेवल का। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में पत्रकारिता मर गया। अगर प्रणव राय के अंदर पत्रकारिता जिंदा है तो उसी पैसे से चाहते तो वो 2 नए चैनल लॉन्च कर सकते थे इसी टीम को लेकर के। लेकिन सवाल पत्रकारिता का नहीं है, सवाल ये है कि सबको जो है माल चाहिए, पत्रकारों को भी माल चाहिए, मोटी मोटी सैलरी चाहिए, 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए, और अगर वो एनडीटीवी में नहीं मिलेगी तो कहीं और मिलेगा, कहीं और जाएंगे वो। इसी तरह से मालिकों को भी पैसा चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मालिक को पैसा चाहिए, पत्रकार को पैसा चाहिए, तो जिसने उस चैनल में पैसा लगाया है, अरे भाई उसको भी तो रिटर्न चाहिए। आप किसी से उधार लेकर चैनल चलाओगे, आप जो है मोटी सैलरी लोगे, आप ऐश करोगे, लेकिन आप जिसने पैसा लगाया उसका पैसा डूब जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। ये फ्री का सब कुछ नहीं चलता। आप पर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो आपको वो इन्वेस्टमेंट लौटानी पड़ेगी, उसके लिए आपको नीतियां बनानी पड़ेगी। एनडीटीवी जो है अगर कहीं ना कहीं से पिछले कुछ समय से घाटे में चल रहा था तो इसका बड़ा कारण यह है कि जो देश में लोग जिस तरह की जर्नलिज्म या देश की जो धड़कन है, आखिर पत्रकार का काम क्या होता है, जब आप मीडिया में होते हैं तो आप पब्लिक के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। आपको सरकार की आलोचना करनी है, आपको मीडिया का रोल निभाना है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है, मैं अगर अमिताभ बच्चन की फिल्में लगातार हिट हो रही हैं और मैं अगर एक पत्रकार होने के नाते अमिताभ बच्चन को सब रोज़ उनके ऊपर लेख लिख कर एक गालियाँ देता रहूँगा, तो अल्टीमेटली लोग मेरे फिल्म रिव्यू को पढ़ना बंद कर देंगे। लोग समझ जाएंगे कि मैं अमिताभ बच्चन को लेकर बायस हूँ। तो पब्लिक तो अमिताभ बच्चन की फिल्में पसंद कर रही है, वो सुपर हिट हो रही हैं, लेकिन मैं रोज़ अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर जो आर्टिकल लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जो है उनकी घटिया एक्टिंग है, उनको एक्टिंग नहीं आती, बकवास है और उनकी फिल्में बेकार हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो पत्रकार को भी जब पत्रकारिता करते हैं, किसी इशू पर जब वो कुछ करते हैं, तो उनको जनता का सेंटिमेंट और मूड को भी देखना पड़ता है कि जनता इस इशू पर क्या सोच रही है, उसी हिसाब से। लेकिन एनडीटीवी इससे बिल्कुल अलग जा रहा था। अब आप सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, एक ही उदाहरण देता हूँ अंत में, और वो उदाहरण जो है जेएनयू कांड है। जब जेएनयू में नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब जेएनयू के अंदर बाकायदा एक आतंकवादी की बरसी मनाई गई, उस वक्त जो है जेएनयू में जाकर के जेएनयू के ये उस वक्त जो है कन्हैया कुमार को रातों रात किसने हीरो बनाया? एनडीटीवी ने हीरो बनाया। एनडीटीवी ने बाकायदा
कन्हैया कुमार उनकी टीम को लेकर आधे आधे घंटे का इंटरव्यू किया और उनको दिखाया जैसे बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। लेकिन अगर कन्हैया कुमार इतने बड़े क्रांतिकारी होते तो क्या वो बेगूसराय लोकसभा की सीट पर 2.5-3 लाख वोटों से हार जाते? अगर वो इतने बड़े क्रांतिकारी होते, 2.5-3 लाख वोटों से जो व्यक्ति हारा, इसका मतलब पब्लिक भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती, लेकिन एनडीटीवी ऐसे लोगों को हीरो बनाता रहा। तो इस तरह की अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं कि आपके एक पत्रकारिता का पीछे एजेंडा है कि आपको किसी एक व्यक्ति को गाली ही देनी है, किसी एक व्यक्ति की आलोचना ही करनी है, तो आपकी पत्रकारिता एजेंडा पत्रकारिता। आप गुण दोष के आधार पर हर व्यक्ति की और हर व्यक्ति के फैसलों की आलोचना कीजिए, गुण दोष के आधार पर आप उसके ऊपर टिप्पणी कीजिए, समझ में आता है। लेकिन आप पहले से ही सोच कर बैठते हैं कि मुझे तो इस आदमी से नफरत है, ये आदमी कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया और मुझे तो इसके हर फैसले की आलोचना ही करनी है, तो फिर ये पत्रकारिता नहीं होती है। और अगर आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, और आप तो पब्लिक आज की बहुत समझदार है, वो समझ जाती है, और अल्टीमेटली नतीजा क्या होता है, वही होता है जो एनडीटीवी का हुआ। लेकिन फिर कह रहा हूँ, एनडीटीवी के जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो कोई क्रांति नहीं कर रहे हैं, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी अपने हिसाब से एजेंडा चलाना है, इसलिए वो कर रहे हैं, क्रांति के लिए नहीं कर रहे। और एनडीटीवी बिका नहीं है, एनडीटीवी पहले से ही बिका हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुराने वीडियोस निकाल करके, पुराने आप मेरी जो जानकारी आप रिसर्च करके वो सब चीज़ें जो हैं जांच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।